हाय फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन में तथा भारतीय संविधान की इस मेगा सीरीज के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान की मेगा सीरीज अब पहुंच गई है 200 प्लस क्वेश्चन पर, यानी हम इस सीरीज के तहत 200 क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। आज हम 200 से आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे और हमारे भारतीय संविधान की इस मेगा सीरीज की क्लासों की संख्या हो गई है 10, यानी 10 क्लास हम पढ़ चुके हैं और यह क्लास है 11वीं। आपको इन सभी क्लासों के पीडीएफ आप सभी को हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर उन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन पर जो नए साथी आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वे सभी साथी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन का साइन है, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है, यह आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की तैयारी होती है, उन सब की प्रिपरेशन करवाता है। वर्तमान में शिक्षा ओशन दो क्लासेस को रेगुलेट करता है, जिसमें से पहली क्लास सुबह 11 बजे रहती है, जिसमें हम भारत के भूगोल को पढ़ते हैं। भारत के भूगोल की मेगा सीरीज को हम शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत भारत के भूगोल के 90% सिलेबस को कवर करने की कोशिश हम एमसीक्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। तो सुबह 11 बजे की क्लास आप जरूर लीजिएगा। दूसरी क्लास हमारे शाम को 6 बजे चलती है, जिसमें हम भारतीय संविधान की मेगा सीरीज को शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत हम भारतीय संविधान के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, शिक्षा ओशन बहुत जल्द आपके भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस को भी शुरू करने वाला है, क्योंकि आपने ही हमें बताया है कि आप सभी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज को पढ़ना चाहते हैं। तो आपकी डिमांड पर, स्टूडेंट की डिमांड पर हम बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज को भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप सभी लोग शिक्षा ओशन के साथ जुड़े रहिएगा। शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शिक्षा ओशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी कोई भी क्लास आप लोगों के लिए लॉन्च होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अन्यथा होगा ऐसा है साथियों कि आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा, तो आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि कौन सी क्लास चल रही है और कौन सी क्लास नहीं चल रही है। इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज की लिंक प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाके आप सभी लोग शिक्षा ओशन के पेज को लाइक कर सकते हैं। साथियों, इसी वीडियो के लिंक में आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त होगी। आप इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। साथियों, टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हम यहां पर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें इस वीडियो के पीडीएफ भी आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अपने मोबाइल में टेलीग्राम को आप इंस्टॉल कीजिए और टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद शिक्षा ओशन को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही में साथियों, शिक्षा ओशन ने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, इस ब्लॉग पर आप जरूर विजिट कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। इस लिंक पर जाकर आप हमारे ब्लॉग पर विजिट करो, जहां पर आपको अनेकों वीडियो के पीडीएफ प्राप्त होंगे, जिसमें इस वीडियो के पीडीएफ भी आपको वहां से प्राप्त करवाए जाएंगे। तो मेरे साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। साथियों, 6 बजे आप सबको ऑनलाइन आना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और दूसरी बात, आज की जैसे मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों को इस क्लास के उत्तर प्रयास के रूप में कमेंट बॉक्स में देने हैं, यानी आप लोगों को उत्तर देना ही देना है। चाहे गलत होता है चाहे सही होता है, वो बात की बात में देखेंगे, लेकिन आपको उत्तर देना अनिवार्य है। चले तो आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, 201वां क्वेश्चन है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। यानी भारतीय संविधान जो है, ठीक है, उस संविधान ने किस अधिनियम को ढांचे के रूप में स्वीकार किया है। ढांचे के रूप में का मतलब ये होता है, आप सबको पता है कि कोई भी वस्तु का निर्माण होता है, किसी भी सिद्धांत का निर्माण होता है, तो निर्माण स्वरूप उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, उसका कोई आधार होता है, उस आधार पर ही तो कोई नियम, कोई सिद्धांत या कोई वस्तु का निर्माण होता है। तो प्रश्न हमसे यही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था, तब उसका ढांचा किसे माना गया था, किसे आधार माना गया था, और उस आधार के आधार पर ही आपके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन के रूप में हमारे सामने है भारत शासन अधिनियम 1905,
ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत शासन अधिनियम 1942 या भारत शासन अधिनियम 1935। ये चारों जो कानून है साथियों, अगर इनका ईयर देखेंगे तो ये सारे ईयर आपके 1947 के पहले के हैं। यानी ये सारे जो कानून हैं ये सभी कानून आपके अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। और ये जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किए गए कानून हैं जो कि भारत के ऊपर लागू हुए थे, अब इनमें से वो कौन सा कानून है जिस कानून को आधार बनाकर आपके भारत का संविधान का निर्माण किया गया था। तो मेरे साथियों 201वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आंसर है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है, राइट है। 1905 का अधिनियम नहीं है, ये 1905 वाला भी नहीं है, 1942 वाला भी नहीं है, जबकि राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें आपके शासन करने के लिए अनेक सिद्धांत भारत में लाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें द्विशासन प्रणाली, ठीक है, अनेकों सिद्धांत भारत में थे। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने की हमें सहूलियत प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा 201 प्रश्न क्रमांक का आंसर है डी वाला, भारत शासन अधिनियम 1905। ठीक है मेरे मित्रों, चले से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जैसे चलेंगे आप सभी लोग तुरंत प्रश्नों को पढ़ेंगे, तुरंत प्रश्नों को समझेंगे और आप सभी लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मैं सभी से उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूं, आप सभी लोग उत्तर जरूर दीजिएगा, चाहे वो गलत हो, कोई हमें किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, आप सिर्फ उत्तर देने की कोशिश किया करो। तो प्रश्न क्रमांक 202, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। प्रवर्ग क्या है? यहां पर अगर आप सभी एक शब्द देख रहे हैं प्रवर्ग होता क्या है? प्रवर्ग का मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी। ये होती है राज्यों की श्रेणी, जो कि आपके जब भारत में राज्य नहीं बने थे तब राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया? 4 अलग अलग प्रवर्ग यानी श्रेणी। ठीक है, तो अब उन राज्यों में जो श्रेणियां विभाजित थी यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इनको किस कमेटी की अध्यक्षता में, यानी जो कमेटी बनी थी जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, आप सबको यहां पर कमेटी का नाम भी दिख रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब हमसे से प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? क्या पी श्रीरामल्लू या एच.एन. कंजरू, के.एम. पर्णिकर या फजल अली? तो मेरे साथियों इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अब ये जो कमेटी थी ये 1956 से संबंध रखती है, 1956। ठीक है, और 1956 के तहत ही आपके एबीसीडी श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और उसके पश्चात आपका एक सिंगल स्टेट बनाया गया। यानी पहले क्या होता था? राज्य होता था और राज्य में भी भाग हुआ करते थे कि मान लिया जाए मध्य प्रदेश पार्ट ए, मध्य प्रदेश पार्ट 2, मध्य प्रदेश पार्ट 3, मध्य प्रदेश पार्ट 4। अब ऐसा नहीं है, वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कोई भाग नहीं है, जबकि पहले हुआ करते थे। अब उसको समाप्त कर दिया गया है और वो समाप्त किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपके सामने है, कौन? फजल अली। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 202 का सही उत्तर हो जाएगा फजल अली। ठीक है, आप इसी प्रकार से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्लास में होना चाहिए, पूरी क्लास आप लोगों को देखनी है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और चले जाते हैं, आना जाना बंद करो। आपको क्लास पूरी लेनी है, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है। ठीक साथियों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका सहयोग हमें चाहिए, आपका सहयोग अगर हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा तो आप लोगों के लिए हमने बहुत बड़े प्लान सोच रखे हैं, हम उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सहयोग प्राप्त रहा तो हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। हाँ मेरे साथियों, हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके तहत आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को उन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का
लाभ लेना है तो आपको यहां पर हमें ज्यादा सहयोग देना होगा। ज्यादा सहयोग के लिए आपको यहां पर बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों को लाना होगा, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में लोग हमारे प्रयासों का लाभ ले सके। अगर अधिकांश मात्रा में लोग प्रयासों का लाभ लेंगे तो हमें प्रयास करने में मजा आएगा। इसलिए साथियों, आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर करा करो। आप शेयर करने में, लाइक करने में कंजूसी मत करा करो। हम आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आप बस देखते जाइए, आप हमें सहयोग देते जाइए, हम आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर तुरंत। अब पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 203। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। यानी भारत के नागरिक को जो अधिकार प्राप्त हैं वे अधिकार आपके विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से अधिकार जो हैं हमें भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं, पर कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, वह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो सुनिएगा। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। ठीक है, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता यानी कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिस पोस्ट पर भारत के नागरिक भी जा सकते हैं और आपके विदेशी भी जा सकते हैं। क्योंकि यहां पर आप एक शब्द को देखिएगा, कुछ सार्वजनिक पद के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो कुछ सार्वजनिक पद के बारे में बोल रहा है, तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिस पर भारत के नागरिक आते हैं और विदेशी नागरिकों को भी हम अनुमति प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तहत आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं जिस कंपनियों पर एमडी या फिर आपके उसमें कुछ इंजीनियर आपके विदेशी को भी अपॉइंट किया जाता है, तो वो सार्वजनिक पद हो गया। तो उनके ऊपर पात्रता बनती है, भारतीयों की भी पात्रता बनती है और विदेशियों की भी पात्रता बनती है। ठीक साथियों, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। मेरे साथियों, आपके भारत के जो नागरिक हैं उनको संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार है, किंतु आपके जो गैर नागरिक हैं यानी विदेशी हैं उनको संसद और विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि तीसरा जो है अनुच्छेद 15, 16 या 19। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये सभी अधिकार आपके भारतीयों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 203 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ब वाला, यानी संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार उनको नहीं प्राप्त होता है। याद रखिएगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ हकदार भारतीय हैं, यानी भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 203 का सही उत्तर हो जाएगा ब वाला। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 204। क्योंकि 204 वो रिपीट है इसलिए हम 205 पर आएंगे। प्रश्न क्रमांक 205, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों की 4 श्रेणियां अ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? देखिए साथियों, अब हमें पता चलेगा, अब मुझे ये ज्ञात होगा कि आप कितने ध्यानपूर्वक मेरा यह वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से चाहूंगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रश्न का उत्तर अभी आज की क्लास में ही दिया है। ठीक है, आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वह कौन सी कमेटी है जिस कमेटी ने आपके राज्यों की एबीसीडी श्रेणियों को समाप्त किया था? उस कमेटी का ईयर पूछा गया। कमेटी के अध्यक्ष का नाम तो हम देख चुके थे, कमेटी का नाम भी देख चुके थे और उसी वक्त मैंने ईयर भी बताया था। तो आप मुझे बताइएगा कि 205 का राइट आंसर क्या होगा। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं सभी से मैं इस प्रश्न की उम्मीद कर रहा हूं। जिसको आता है वे भी उत्तर देंगे, जिसको नहीं आता है वे भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कौन सा सही उत्तर होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, किंतु आपको प्रयास करना जरूरी है। तो मुझे बताइएगा, क्या यह श्रेणियां 1951 में समाप्त की गई, 1954 में समाप्त की गई, 1956 में समाप्त की गई या 1962 में समाप्त की गई? कब समाप्त की गई?
तो मेरे साथियों, अगर हम बात करें कि इन श्रेणियों को कब समाप्त किया गया, तो इन श्रेणियों को समाप्त किया गया था 1956 में, 1956 में, जब एक कमेटी बनी थी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, और राज्य पुनर्गठन आयोग तथा फजल अली ने राज्यों की जो ABCD श्रेणियां हैं, उन ABCD श्रेणियों को समाप्त कर दिया है। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा प्रश्न क्रमांक 205 का सही उत्तर हो जाएगा 1956। ठीक है, तो अब जब इतने अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो, तो क्या आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे? क्या सहयोग करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक साथियों, चले जी, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 206, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, यानी वह कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन के आधार पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को हम नागरिकता देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसी रखी जाती हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से मना कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन होगी मैं बाद में बताऊंगा, किंतु अभी हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो कंडीशन है, यानी हमारे सामने 3 कंडीशन है और चौथा तो उपरोक्त सभी है, उन कंडीशनों के आधार पर आप हमें नागरिकता देने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिएगा कि जब आपका चुनाव चल रहा हो, ठीक है, तब क्या इस आधार पर भारत का गृह मंत्रालय यह कह सकता है क्या कि हम आपको नागरिकता अभी नहीं दे सकते, हम आपको नागरिकता नहीं देंगे? तो मेरे साथियों, यह कहीं से कहीं तक प्रावधान नहीं है कि निर्वाचन के दौरान आप नागरिकता देने से मना कर सकते हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी इसके आधार पर आपको नागरिकता देने से मना नहीं कर सकते, तो प्रश्न के अनुसार यह सही है। दूसरा, आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी जब चलती है तो इमरजेंसी को आधार नहीं बनाया जा सकता है नागरिकता देने के लिए, नहीं देने के लिए, तो आपातकाल के दौरान भी नागरिकता दी जा सकती है, तो बी वाला भी बिल्कुल सही है। युद्ध के दौरान भी नागरिकता प्राप्त होती है साथियों, कहीं से कहीं तक प्रावधान नहीं है कि युद्ध के दौरान आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक आपके 206 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि निर्वाचन के दौरान भी नागरिकता देते हैं, आपातकाल के दौरान भी देते हैं और युद्ध के दौरान भी दी जाती है, तो इस अनुसार उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न उठता है कि किस आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से मना कर सकते हैं? तो पहली कंडीशन, वह पहले से ही किसी देश का नागरिक हो, वह पहले से ही किसी देश का नागरिक हो। दूसरा, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति आपराधिक हो, उसकी प्रवृत्ति आपराधिक हो। तीसरा, वह दिवालिया हो। ठीक है, चौथा, वह पागल हो। इन कंडीशन के आधार पर आपके किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से वंचित किया जा सकता है। क्लियर साथियों? तो प्रश्न क्रमांक 206 का तो सही उत्तर हो गया डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। अब 206 में ही मैंने आपको कुछ और फैक्ट भी बता दिए हैं। ठीक साथियों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 207, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां आयोजित की गई थी? ठीक है, अब वो शहर कौन सा है जिस शहर में आपके संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई थी? ऑप्शन है बंबई, पुणे, मद्रास, दिल्ली। ठीक है, अब इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, किंतु आप लोगों को मुझे ये बताना है कि उस शहर में भी कहां पर आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, मतलब शहर का नाम तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन शहर में उस जगह का नाम बताओ जहां पर प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा वह संस्था है जिसने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, भारत का संविधान चूंकि लिखित संविधान है, इसलिए संविधान सभा ने इसको निर्मित किया है, तो प्रथम बैठक आयोजित की होगी। तो वह शहर कौन सा है? अगर आप ये बोलोगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक बंबई में हुई थी, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर पुणे की तरफ जाओगे तो आप गलत विचार हैं, मद्रास का भी गलत विचार है, किंतु सही उत्तर दिल्ली का है। ठीक है, तो दिल्ली में आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक
हुई थी। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में कहां पर हुई थी। ठीक है, वह पुस्तकालय कौन सा है जिस पुस्तकालय में यह हुई थी? थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे रहा हूं, तुरंत मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर चाहिए। ठीक साथियों, चले जी, अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 208। 207 का तो सही उत्तर हो गया दिल्ली। अब देखेंगे 208 पर। प्रश्न क्रमांक 208। नए राज्यों का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ठीक है, यानी नए राज्य बनाना या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, यह अधिकार किसके पास है? क्या यह अधिकार प्रधानमंत्री के पास है कि प्रधानमंत्री किसी भी नए राज्य का गठन कर सकता है या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है? या यह जो अधिकार है यह मंत्रिमंडल के पास है कि मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है, ठीक है, मंजूरी प्रदान कर दी, कैबिनेट की मंजूरी प्रदान हो गई, वो नए राज्य का निर्माण हो गया, या फिर राज्य की सीमा में परिवर्तन हो गया? सी वाला राष्ट्रपति ने बोल दिया चलो आज से यह नया राज्य होगा, या फिर बोल दिया चलो इस मध्य प्रदेश की सीमा यहां तक होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है क्या? फिर डी वाला ऑप्शन है संसद। क्या संसद ऐसा कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ब्रिटिश राजनीतिक विचारक बहुत अच्छा कमेंट कहते हैं भारतीय संसद के ऊपर। भारतीय संसद के ऊपर ब्रिटिश राजनीतिक विचारक यह कहते हैं कि भारतीय संसद कुछ भी कर सकती है। ध्यानपूर्वक सुनेगा, भारतीय संसद कुछ भी कर सकती हैं सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती हैं। यानी वह प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा जितनी भी राजनीतिक चीजें होती हैं उन राजनीतिक चीजों के साथ वह कुछ भी कर सकती हैं। कौन? भारतीय संसद। तो अब प्रश्न क्रमांक 208 का सही उत्तर हो जाएगा संसद। ये तो देखिए एक विचार के आधार पर इसका उत्तर हमने निकाला है, किंतु अगर संवैधानिक दर्जा अगर इसका देखिए तो संवैधानिक दर्जा हमें आर्टिकल 3 देता है। संविधान का आर्टिकल 3 हमें यह कहता है कि दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य के नाम को बदलना, ये समस्त कार्य भारतीय संसद करेगी। कौन करेगा? भारतीय संसद करेगी आर्टिकल 3 के अंतर्गत। यानी ये जो विषय है यह विषय केंद्र सूची का है, राज्य सूची का विषय नहीं है। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो दोस्तों कि अगर यह अधिकार राज्य को दे दिया जाता है कि आप अपनी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश पहुंच जाता गुजरात में और गुजरात पहुंच जाता राजस्थान में। ठीक है, जैसे सामान्य तो लोग अपनी जमीन को आगे बढ़ाते हैं ना, ऐसे पत्थर खिसका खिसका के, ऐसे पता चला कि आपके मध्य प्रदेश पता नहीं कहां जाता और राजस्थान पता नहीं कहां जाता। ठीक है, तो यह जो विषय है यह दिया गया है केंद्र को, ताकि किसी भी रूप में आपके छेड़छाड़ न हो। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 208 का सही उत्तर है संसद, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 संसद को यह अधिकार देता है। ठीक साथियों, चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 209। प्रश्न क्रमांक 209 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी वह कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भविष्य में कभी भी नागरिकता के ऊपर कानून संसद बनाएगी। यानी एक चीज याद रखिएगा कि नागरिकता को ऊपर नियम और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को है, किसी दूसरी विधानमंडल या विधान परिषद को नहीं है। यह केंद्र सूची का विषय है। केंद्र सूची के अंतर्गत आपके संसद ही इसके ऊपर कानून बनाएगी। इसकी जानकारी तो हमारे प्रश्न ने दे दी है। बस हमसे प्रश्न ये चाहता है कि भैया यह संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के एक अनुच्छेद में लिखा हुआ है, आप सिर्फ हमें यह बता दो कि वह अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो क्या वह अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 5? वह राइट आंसर क्या है? तो साथियों, अगर आपको पता है, वह आर्टिकल पता है, तो देर किस बात की, किसका इंतजार कर रहे हो? क्या मेरे उत्तर देने का इंतजार कर रहे हैं आप? ठीक है, मेरे उत्तर देने का इंतजार वो लोग करेंगे जिनको नहीं पता है, लेकिन जिनको पता है वो मेरे उत्तर देने का इंतजार नहीं, आप स्वयं उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यानी इंतजार मैं करूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि वो आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, और जिन साथियों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। ठीक है, आर्टिकल 11 इसका
सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 में ही, अनुच्छेद 11 में ही यह कहा गया है कि नागरिकता के ऊपर नियम और कानून बनाने की शक्ति भविष्य में भारतीय संसद के पास होगी और संसद ही नागरिकता को डिफाइन करेगा, परिभाषित करेगा और यह बताएगा नागरिकता किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। तो जो नागरिकता की जो परिभाषा होती है और यहां तक कि नागरिकता किसे प्राप्त होती है और किसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, ये जो शर्तें हैं ये सभी भारतीय संसद ने एक कानून के तहत बताई है और वो कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, और आपको मैं बता दूं साथियों कि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हो गया था, जबकि कानून बना 1955 को। तो स्वाभाविक सी बात है कि नागरिकता का संबंध आपके भारतीय संसद से है। ठीक है, तो आर्टिकल 11 यह अनुमति देता है कि भारतीय संसद कानून बना सकती नागरिकता के ऊपर। तो प्रश्न क्रमांक 209 का सही उत्तर हो गया आपका कौन सा, अनुच्छेद 11। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 210। अच्छा प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, उस प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? ठीक है, यानी जो हमारा जो पूरा संविधान है, जो संविधान का जो ड्राफ्ट है, ठीक है, उस ड्राफ्ट को बनाने में, प्रारूप को बनाने में, ढांचे को बनाने में कितने दिन तक बहस चली थी। और ये स्वाभाविक सी भी बात है साथियों कि जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक बार रूपरेखा बन जाती है तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने समय तक इसके ऊपर बहस हुई थी? तो साथियों इसका उत्तर है 114 दिन। 114 दिन तक आपके बहस की गई थी संविधान के प्रारूप पर। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 210 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी 114 दिन। ठीक, चले जी, अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप लोगों को मैं सूचित कर दूं, अधिकांश बच्चों को तो ये पता है कि एक क्लास हमारी सुबह 11 बजे चल रही है जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। अब जो नए साथी हैं जिनको ये नहीं ज्ञात है तो मैं उनको बता देता हूं साथियों कि एक हमारी क्लास सुबह 11 बजे चलती है जिसमें भारत के भूगोल के MCQs के बारे में हम चर्चा करते हैं और शाम को 6 बजे हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के MCQs की। तो दोनों क्लास आप जरूर लीजिएगा और इनके PDF आप सभी को हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर मिलेंगे और ब्लॉग की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। और हम बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के मेगा सीरीज को भी लॉन्च करने वाले हैं और यह मेगा सीरीज आपकी डिमांड पर, स्टूडेंट की डिमांड पर हम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग आवश्यक है क्योंकि ये डिमांड आपकी है और डिमांड का फुलफिल करना का कर्तव्य हमारा है। ठीक है, और सहयोग करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ठीक साथियों, तो चलिए जी प्रश्न क्रमांक 211 की बात करते हैं। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता है। तो आप सभी लोग तुरंत इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी वह कौन शख्स था, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में 500 से अधिक जो रजवाड़े हैं उन रजवाड़ों को भारत में शामिल किया था। वह व्यक्ति है कौन? क्या वह व्यक्ति के मुंशी हैं, या BR अम्बेडकर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार बलदेव सिंह? वह कौन व्यक्ति है जिसने 500 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाकर वर्तमान में जो भारत का जो नक्शा है उस नक्शे का रूप उन्होंने दिया था? यानी अगर वह व्यक्ति नहीं होता तो आपके 500 रजवाड़े 500 देश होते हैं और भारत का नक्शा आज कुछ ऐसा नहीं होता। और पता नहीं आप किस देश के अंतर्गत आते, मैं किस देश के अंतर्गत आता, हमें यह ज्ञात ही नहीं होता। हम अस्तित्व में रहते या नहीं रहते हमें यह भी नहीं पता रहता। तो वह व्यक्ति कौन है? तो मेरे साथियों वह व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको हम कहते हैं आयरन मैन, लोह पुरुष के नाम से हम इनको जानते हैं। और इनकी ही मूर्ति आपके गुजरात में लगाई गई है, नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया गांव में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि यह एकता के प्रतीक थे। इन्होंने सब रजवाड़ों को एक साथ मिलाया था, एकता के सूत्र में पिरोया था। इस पूरे इतिहास में अगर हम बात करें तो इतिहास में बहुत कम शख्स हैं जिन्होंने एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, भारत में एकता का सिद्धांत। सर्वप्रथम एकता का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति आपका चाणक्य था। कौटिल्य ने सर्वप्रथम
आपके एकता के सूत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक महान शक्ति है और इस महाशक्ति के ऊपर दूसरी विदेशी शक्तियों की नजर रहती है और भारत एक संपन्न देश है, धन से धान्य से बहुत ज़्यादा संपन्न देश है। तो इसी वजह से विदेशियों की नज़र भारत के ऊपर रहती है। चूंकि भारत अंदर से बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, शक्ति तो अधिक है किंतु शक्ति बिखरी हुई है, ठीक है। इसी वजह से कोई भी विदेशी ताकत भारत को गुलाम बना सकती है। इसीलिए पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना है, यानी पूरे भारत को एक संयुक्त करना है। हम अलग अलग लड़ाई नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था आपके चाणक्य ने और उसी सिद्धांत के तहत आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत के रियासतों को मिलाकर एक संयुक्त भारत का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी वजह से उनको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 211 का सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 212 आप लोगों का इंतजार करना है और प्रश्न क्रमांक 212 बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछा गया है और इसका उत्तर आप सभी को पता है। अगर आप इनके उत्तर देने लग गए हैं तो आपको एक बात बता दूं मेरे साथियों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सही उत्तर दे रहे हैं और आपको भी अंदर से लग रहा होगा कि क्या बात है, हम सही उत्तर दे रहे हैं, हमारा प्रयास सही जा रहे हैं। तो शिक्षा ओशन के साथ अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आपको आनंद आ रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा। साथियों, अधिक मात्रा में आप लोगों को हमारा एड्रेस दीजिएगा, शिक्षा ओशन के प्लेटफॉर्म के बारे में बताइएगा। तो प्रश्न क्रमांक 212 हमसे कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाले में सक्षम निकाय कौन सा है, यानी किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नागरिकता नहीं मिलेगी, इसका निर्णय भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 करता है। तो प्रश्न यही है कि वह कौन सा निकाय है जो यह कहता है कि किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या वह संस्था राष्ट्रपति है, यानी राष्ट्रपति बताएंगे कि नागरिकता किसको मिलनी है और किसको नहीं मिलनी है? क्या संसद और विधानसभा बताएंगे कि विधानसभा निर्धारित करेगी किसको नागरिकता देनी और किसको नहीं देनी है, या फिर संसद निर्धारित करेगी, या फिर चुनाव आयोग बोलेगा कि भैया किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे? तो मेरे साथियों कि संसद ही आपका यह निर्धारित करेगी और इसी के तहत तो संसद ने कानून का निर्माण किया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। और इसी 1955 के तहत ही तो आपके किसको नागरिकता देनी है और किसको नागरिकता नहीं देने का निर्णय किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो गया गलत, संसद विधानसभा गलत, चुनाव आयोग गलत, सही उत्तर आपका संसद। क्लियर? तो प्रश्न क्रमांक 212 का सही उत्तर हो जाएगा संसद। अब चलेंगे प्रश्न क्रमांक 213 पर। 213 ये कहता है कि संविधान सभा ने भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया है? बहुत अच्छा प्रश्न भैया। संविधान सभा ने भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसने? भारतीय जनता ने नहीं, संविधान सभा ने किसको नियुक्त किया था या किसको चुना था? तो बताओ, बी आर अम्बेडकर जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या इनमें से कोई भी नहीं? क्या सभी कथन असत्य हैं? तो या इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम यहाँ पर है ही नहीं, तो निम्न में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 213 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, जबकि इसका अगर व्यक्तिगत रूप से नाम लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका सही उत्तर है। ठीक साथियों, चले जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और उन्हीं को आपका प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त किया था। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 214 पर। जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था? गठन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं ये जेवीपी समिति है क्या। तो सुनो, भारत में जब देश आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद होने के बाद संविधान का निर्माण हो रहा था। संविधान के निर्माण के इतर ही आपके राज्यों का गठन किया जा रहा था। और जैसे ही भारत के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि भारत में राज्यों का गठन किया जा रहा है, ठीक है, तो लोगों ने धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर और अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर राज्यों की डिमांड शुरू कर दी। क्योंकि आपको पता है कि भारत में अनेकों धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं और ये भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। तो इस आधार पर लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर राज्यों की बनाने की मांग कह दी।
तो जब भारत के संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये चुनौती खड़ी हुई कि भैया ये तो भाषा और संस्कृति के आधार पर आपके राज्य की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या यह सही है कि गलत है, और इसी को देखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एसके धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, ठीक है, प्रस्तुत कर दी। अब एसके धर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट की जांच करने के लिए कांग्रेस जो पार्टी थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की एक समिति है कार्यकारी कमेटी, ठीक है, उस कार्यकारी समिति ने पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों का से मिलाकर एक समिति का गठन किया और समिति का उद्देश्य था कि क्या जनता के द्वारा जो मांग की जा रही वो सही है कि गलत है। और वही समिति थी जेवीपी समिति, जिसमें 3 सदस्य थे। जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब हो गया पट्टाभी सीतारमैया। फिर से बोल रहा हूं, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था, तो 1949 को जेवीपी समिति का गठन हुआ था। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 214 का सही उत्तर हो गया 1949। चले मित्रों, अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 215 पर। संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, 2 से 3 बार मैं चर्चा कर चुका हूं इस अधिनियम की आज की क्लास में, ठीक है। तो अब तो ऐसा तो कोई प्रश्न या ऐसी तो कोई आपका शब्द नहीं है जो आपसे परे हो, क्योंकि हमारी जो मेगा सीरीज है ना, अब ये डिक्लाइन की ओर है, समाप्ति की ओर है। तो अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही होगी और मेरा कहने का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हो तो समझ में आएगा, और जो नहीं ले रहे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको शिक्षा ओशन पर अवेलेबल हो जाएंगे, सारे वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। क्लास मिस हो गए तो टेंशन मत लिया करो, वीडियो देख लिया करो, ठीक। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है टेक्नोलॉजी की। तो संसद द्वारा पारित अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं हैं, यानी इनमें से वो कौन सा तरीका नहीं है जिसकी वजह से आपका नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। वंशागुणत के आधार पर, यानी आपके माता पिता आपका भारत के नागरिक है तो आप भारत के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। देशीकरण के द्वारा, यानी देश के आधार पर हमें नागरिकता दी जाती है, तो बिल्कुल दी जाती है। किंतु हमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर तो तीनों कंडीशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो रही है, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा कि नहीं होगा। तो प्रश्न क्रमांक 215 का राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, द वाला इसका सही उत्तर है 215 का, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा तरीका नहीं है। जबकि जन्म के आधार पर तरीका है, वंशागुणत के आधार पर तरीका है, देशीकरण के आधार पर तरीका है, किंतु आपके इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर सही होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 216, धर आयोग का गठन हुआ था। अभी धर आयोग क्या है, याद आया ना आप लोगों को, अभी मैंने जस्ट समझाया था कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान का निर्माण हो रहा था, उधर ही आपके एक तरफ आपके राज्यों का निर्माण करने की बात आई थी, तो जनता ने बोला कि भाषा का आधार पर राज्यों का निर्माण करो। तब संविधान सभा के अध्यक्ष ने यह कहा था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भैया जनता की मांग सही है कि गलत है, इसलिए उन्होंने न्यायमूर्ति एसके धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य था कि जनता की मांग का परीक्षण करना। तो एसके धर कमेटी ने रिपोर्ट में यह कहा था कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत में राज्यों का गठन नहीं किया जाए, राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही किया जाए, ठीक है। तो अब यह एसके धर कमेटी थी। तो प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है कि एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था। तो गठन की बात हमसे पूछ रहा है, तो 1947 में देश आजाद हुआ था, तो गलत। 1949 में जेवीपी समिति, 50 में नहीं, तो राइट आंसर 1948। 1948 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 216 का सही उत्तर 1948, यानी धर आयोग का गठन आपका कब हुआ था, 1948 को। ठीक साथियों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 217, सही विकल्प हमें चुनना है, ठीक है। सही विकल्प, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। मेरे साथियों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 11 हमसे यह कह रहा है कि
नागरिकता किसे कहेंगे? नागरिकता से संबंधित जितने भी नए कानून होंगे, नियम होंगे, इन सभी कानून और नियमों का निर्धारण भारतीय संसद करेगी। ठीक है, तो संविधान में से कहीं तो नागरिकता की परिभाषा दी ही नहीं गई। नागरिकता की परिभाषा 1955 में हमें मिली थी और 1950 में संविधान लागू हुआ था। तो पहला कथन गलत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ साथियों? किंतु हमें ढूंढना है सही विकल्प। दूसरा, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई, ये बिल्कुल सही कथन है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं है। सी वाला, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है। दोस्तों स्पष्ट ही क्या बोले, नागरिकता की परिभाषा दी ही नहीं गई है, तो स्पष्ट तो छोड़ो। सवाला भी गलत। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान करती नहीं करती? स्टेट कहाँ करता है? राज्य सरकारें नहीं करती हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 217 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता की परिभाषा मिली थी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, और यह प्रदान किया गया था भारतीय संसद ने कानून बनाकर, और इसका वर्णन किया गया था अनुच्छेद 11 में। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है साथियों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 218, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है? इसका उत्तर भी मैं आज की क्लास में दे चुका हूं साथियों। आपका ध्यान पूर्वक अगर वीडियो देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है, तो देर किस बात की, तुरंत उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि साहब यह आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत भारतीय संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती हैं। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4? ज़रा बताइए आर्टिकल कौन सा है वो? तो मेरे साथियों वह जो आर्टिकल हैं वह आर्टिकल हैं आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 इसका सही उत्तर है, जिसमें कहा गया कि 2 राज्यों को तोड़कर नया राज्य बनाना, या 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य का निर्माण करना, या आपके राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, ये सभी शक्तियां भारतीय संसद के पास हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। तो प्रश्न क्रमांक 218 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, अनुच्छेद 3। ठीक साथियों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। 219 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? लोढ़ा समिति, सिंघवी समिति, नाथूराम मिर्धा समिति या एमडी समिति? तो मेरे साथियों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, यानी जो विदेशों में रहने वाले जो भारतीय उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है, तो उनके सम्मान के लिए हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न हमसे यही पूछा जा रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि किस समिति ने यह कहा था कि 9 जनवरी को आप प्रवासी भारतीय दिवस मनाओ? तो साथियों इसका बहुत अच्छा आंसर है सिंघवी समिति। सिंघवी समिति ने ही आपका यह कहा था कि 9 जनवरी के दिन आप क्या मनाओ? प्रवासी भारतीय दिवस मनाओ। ठीक है साथियों, चले अब चलते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की तरफ। ठीक है, आखिरी प्रश्न की तरफ चलेंगे और आखिरी प्रश्न को हम देखेंगे। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नागरिकता का प्रावधान भारत के किस भाग में और किस अनुच्छेद में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 17, या भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11, तो भाग 2 या अनुच्छेद 5 से 8, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि नागरिकता जो है इसकी शुरुआत होती है भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में इसका वर्णन है, और आर्टिकल 5 से शुरू होकर समाप्त होता है 11 तक। ठीक है, यह पूरा जो हिस्सा है यह हिस्सा है आपका नागरिकता का। तो भाग 2 ये और ये हैं, किंतु ये 5 से 8 है, जबकि ये 5 से 11 है, तो और ये है 5 से 11, तो सही उत्तर हो गया ब वाला। ठीक है, तो 220 का सही उत्तर है ब, यानी भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक साथियों, चले मित्रों, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा की है। आप सभी को अगर यह प्रयास अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्रयास को या इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा। आपका सहयोग हमें चाहिए। अगर आप हमें सहयोग करते हैं तो हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च करेंगे, वो भी बहुत जल्दी।
मेरे साथियों, सुबह 11 बजे भूगोल की क्लास को मिस मत करिएगा। मैं सभी साथियों से कह रहा हूँ, आप नए साथी, पुराने साथी, जो साथी अभी तक ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप उनको बुलाइए, उनको बताइए कि 11 बजे भी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आप सभी लिया करो साथियों, क्योंकि उससे आपके 90% सिलेबस की पूरा हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा टफ पड़ती हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती क्योंकि उसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो आप बिल्कुल क्लास मिस मत किया करो। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है किंतु बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं कल सुबह 11 बजे भूगोल की क्लास में। इतने में आप सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ को पढ़ लीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।